हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DT+B। ये आपके 27 सितंबर शिफ्ट के हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर ही है, आपके साथ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कोई क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा नहीं लेके आ रही हूँ अपनी तरफ से। बाकी हम सारा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं साइड बाय साइड। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम का, जहाँ मैं PDF भी अपलोड कर रही हूँ जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, सो दैट आप उसका यूज़ कर सको। PDFs आपको चाहिए थी, आपकी डिमांड फुलफिल करते हुए मैंने PDFs भी दे दी हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। बैक से स्टार्ट करेंगे ये पेपर, लास्ट से लेके फर्स्ट क्वेश्चन तक। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन हम विद इन 3-4 डेज कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपका पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्ट कर रही हूँ। एन इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट इज़ द वन दैट इज़ डिज़ाइन टिपिकली फॉर। इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट किसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है? किसी स्पेसिफाइड टारगेट्स के लिए, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए, ग्रेड एंड एज ग्रुप ऑफ लर्नर्स, या स्टूडेंट जिनके पास स्पेशल नीड हो। पहले तो इंक्लूसिव का मतलब ऑल, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, मतलब इसमें सभी के लिए होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है इंक्लूसिव में। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन में जाओ, ये स्पेसिफिक के लिए आ गया, ये स्पेसिफिक के लिए आ गया, ये स्पेशल चाइल्ड्स के लिए आ गया, मतलब ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन 3। एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। एक समावेशी सीखने का माहौल वह है जो आमतौर पर डिज़ाइन किया गया है। किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है? शिक्षार्थों का वह ग्रेड और आयु समूह, मतलब सारे के सारे कंबाइन को देख के हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेकेंडरी कमीशन रिपोर्ट द इलास्टिसिटी इन द करिकुलम रिलेट्स टू विच प्रिंसिपल। कि जो हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं वो हम किस प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1952। लेजर मतलब आपका फ्री टाइम, इस हिसाब से करते हैं कि फ्री टाइम में हम यूज़ कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी, की हर चीज़ को यूज़ करते हुए फ्लेक्सिबल हो, सभी के लिए, हर ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट हो। फ्यूचर का देखते हुए, या टीचर और स्टूडेंट में कोरिलेशन का देखते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। यही हिंदी में क्या लिखा हुआ है? माध्यमिक कमीशन रिपोर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम में लोच का सिफारिश पाठ्यक्रम विकास के किस सिद्धांत पर संबंधित है? लचीलापन, कि सबके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर हैज़ कम प्रिपेयर्ड विद कलर्स, ब्रशेज, ईजल एंड ओल्ड मैगजीन। एक टीचर है, वो अपने साथ कलर्स, मैगजीन्स, ब्रशेज, ईजल्स लेके आई है। विच फॉर्म ऑफ आर्ट शी इनकॉर्पोरेट विद द लेसन। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि वो क्या फॉर्म बताना चाहती है, बच्चों को क्या बताना चाहती है? कोई चीज़ परफॉर्म करेगी, कुछ दिखाना चाहती है, थिएटर रिलेटेड वर्क करेगी, या म्यूज़िक और डांस। अब देखो, ब्रश से और कलर से ना म्यूज़िक और डांस से रिलेट है, थिएटर से भी कोई रिलेट नहीं है, परफॉर्मेंस से भी। इनसे ओल्ड मैगजीन दिखाएगी, कलर्स को दिखाएगी, ब्रशेस को दिखाएगी, मतलब कुछ विजुअली करवाना चाहती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। हिंदी में अगर देखें, शिक्षक रंग, ब्रश, ईजल और पुरानी पत्रिकाओं के साथ तैयार हो गए हैं। यह वह किस प्रकार की कला पाठ में शामिल होगी? तो दृश्य, देखने लायक कोई कला बताएगी। नेक्स्ट इज, मोर कंसेप्ट्स पर सेंटेंस एंड पैराग्राफ एनी अदर आर फाउंड इन द टेक्स्ट। वो क्या बोल रहे हैं? किसी भी अन्य की तुलना में प्रतिवाक्य और अनुच्छेद की अधिक अवधारणाएं इनमें से किस विषय में पाई जाती हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट की एक ही लाइन के अंदर बहुत मीनिंग्स हो, बहुत सेंटेंसेस, बहुत कंसेप्ट्स निकल जाएं, एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे कंसेप्ट्स निकल जाएं, वो हमारे किस टेक्स्ट में देखने को मिलता है? हिस्ट्री में तो हमारी पुरानी चीज़ें, कोई न्यू कंसेप्ट्स तो नहीं आते ना। सोशल स्टडीज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में नहीं आया मतलब सोशल में नहीं। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मैथमेटिक्स, मतलब गणित या अंकशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स क्या है? सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस है, और कंक्लूजन है, एंड दे आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल एजम्पशंस। कुछ एजम्पशन से निकाला जाता है। इसमें कौन सी फीचर को डिस्क्राइब किया है? जो ये किसने स्टेट किया था? मारियो पेरी ने स्टेट किया था। तो इन्होंने क्या किया था? हाइपोथेटिका, दैट इज डिडक्टिव सिस्टम के ऊपर अप्रोच थी इनकी।
तो इधर भी यही लिखा हुआ, कटौती प्रणाली डिडक्टिव सिस्टम के ऊपर अप्रोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल का मतलब मदर से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हो चाइल्ड वाले ऑप्शंस को तो बंदा साथ ही एलिमिनेट कर दे, मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बच गए। क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से जाओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मोर्टेलिटी हमें पता है डेथ रेट के बारे में बताता है। मैटरनल मोर्टेलिटी का क्या मतलब है, डेथ ऑफ अ मदर एट ए टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मदर की डेथ, कितनी डेथ्स हो रही हैं, मदर और बच्चे की डेथ के बारे में नहीं, ओनली मदर की डेथ के बारे में बताता है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखें, बाल जन्म के समय माँ की मृत्यु, वो हमें मातृ मृत्यु दर के अर्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी आया। एटमॉस्फेयर की स्टडी, एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए कि कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी, और अगर हम हिंदी में देखें अंतरिक्ष विज्ञान। अगर कई बार क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं पता लगते, इधर से आपको साफ पता लग रहा है, अंत विषय वायुमंडल के बारे में है, अंतरिक्ष में ही आएगा, ना भूशास्त्र में आएगा, ना धर्मशास्त्र में आएगा, ना ही नागरिक शास्त्र में आएगा। तो क्वेश्चंस कई बार हिंदी में भी देख लिया करो, कई बार हिंदी में करेक्ट पता लगता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं आपको पहले हिंदी में बताती हूँ, फिर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। जब कोई बच्चा मोती के माध्यम से सीखे गए अतिरिक्त ज्ञान को लागू करता है, मतलब एक बच्चा है, उसने क्या करा, मोती के ज्ञान मतलब बीड से कोई चीज़ें सीखी हैं, फिर जो वो ज्ञान उसने लिया है वो उसी ज्ञान को किसी और चीज़ पर लागू करता है, तो उस सीखने की प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे। या इंग्लिश में देखें, जब चाइल्ड अपनी नॉलेज ऑफ एडिशन लर्न थ्रू द बीड्स ऑन एडिशन, जब उसने एडिशन जो है वो बीड्स पे सीखी है विद द स्टिक, फिर वो उस नॉलेज को अप्लाई करके आगे ट्रांसफ़र करा है, उस लर्निंग को क्या कहेंगे, वर्टिकल, लेटरल, नेगेटिव या ज़ीरो। पहले तो चारों लर्निंग्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ज़ीरो लर्निंग देखें, ज़ीरो लर्निंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब आपके, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ आपको, ज़ीरो लर्निंग का मतलब नो इन्फ्लुएंस ऑन द न्यू लर्निंग, कि उसका कोई भी इन्फ्लुएंस आपके न्यू लर्निंग पे नहीं पड़ेगा। पर ये तो ऐसा हो नहीं रहा, मतलब ये ऑप्शन कट है। नेगेटिव लर्निंग का क्या मतलब है, आपकी प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंस होएगी, मतलब आपकी जो पहली वाली नॉलेज थी, जितनी आपकी पिछली नॉलेज थी, वो हिंडर हो रही है, मतलब ख़राब हो रही है या कुछ भी हो रहा है जब न्यू लर्निंग आप कर रहे हो, मतलब पुरानी पे फ़र्क पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है न्यू से, दैट इज़ नेगेटिव। ये भी नहीं हो रहा। अब वर्टिकल और लेटरल में क्या है, वर्टिकल का मतलब होता है व्हेन कॉम्प्लेक्स स्किल्स आर मोर इजीली लर्न बिकॉज ऑफ द सिंपल स्किल्स, मतलब हमने पहले इजी स्किल्स सीखी हैं, उनको यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। और लेटरल में क्या होता है, एबिलिटी टू जर्नलाइज नॉलेज और स्किल टू द नोवल सिचुएशन, की मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसको न्यू सिचुएशन पे लगाना, उसको न्यू सिचुएशन पे लगाना, उस स्किल को हम क्या बोलते हैं, लेटरल ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या, उसने जो सीखी हुई स्किल थी एडिशन की बीड्स पे, वही वो लगा रहा था और इसी से ट्रांसफ़र पूछ रहे थे कि लर्निंग कैसी है, तो ये आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, लेटरल ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगी, लेटरल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टू द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इम्फसाइज्ड बाय द इंडियन एजुकेशन इज, कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा है एजुकेशन का सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ देखा जाए तो इम्फसाइज कर रहा है हमारे इंडियन एजुकेशन का मिशन को, तो वो आपका कौन सा है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कौन सा है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हिंदी में देख लो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का। School readiness, which is an important component in the ICD's early childhood care and education initiative, hold in the laws of readiness proposed by which theory, मतलब जो आपका लॉ ऑफ रेडीनेस है, वो लॉ ऑफ रेडीनेस वही पूछ रहे हैं कौन सी थ्योरी के अंतर्गत आता है, मतलब कौन सी थ्योरी के अंडर हम लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, थ्रोंडाइक लॉ ऑफ लर्निंग्स। ये इसके लिए मैं आपको फिर भी बोल देती हूँ, आपकी जो CDP है, CDP के लिए आपने ऑलमोस्ट सभी का जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं डेफिनेटली उनका सीटेट क्लियर ही होगा। सीटेट में जो आपने CDP पढ़ी है एक बार उसको रिकॉल दोबारा कर लेना, ये 10 क्वेश्चंस के लिए, कई बार उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पिछली CDP आप अपनी कवर कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आ गया आपका फिजिक्स का। 2 लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटीज़ आपको D1 एंड D2 दे रखा है, एंड दे आर मिक्सड इन द इक्वल वॉल्यूम। इनको कैसे मिक्स किया गया है, इक्वल वॉल्यूम पे मिक्स किया गया है।
देन द डेंसिटीज ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन, आपका क्या मिक्सचर की डेंसिटी मिलेगी वो आपने बताना है। डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं हिंदी में कि दो तरल पदार्थ है जिनके घनत्व D1 और D2 बराबर मात्रा में मिलाए गए हैं, मीन्स वॉल्यूम आपका सेम है और आपसे क्या पूछा है, मिश्रण का घनत्व पता करें, मतलब कंबाइंड प्रोसेस जो कंबाइंड मिक्सचर होगा उसकी डेंसिटी पता करने के लिए बोला गया है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे क्या है, दोनों के सेम है। वॉल्यूम क्या है, हमारे सेम है, मतलब चेंजेस किस में आएंगे, आपके मास में आएंगे। और हमें डेंसिटी पूछिए, अगर ये D1 है तो यहाँ पे D1/V हो जाएगा, अगर ये डेंसिटी D2 है तो ये क्या हो जाएगा, M2/V। रीज़न बीइंग आपका वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है, मुझे डेंसिटी ही निकालनी है और डेंसिटी हमें पता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही हो जाएगी। अगर कंबाइन की निकालनी है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इधर से अगर मैं फर्स्ट का मास निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा, VD1। ये आपका फर्स्ट का मास क्या हो गया, VD1। ऐसे अगर मैं सेकंड का मास निकालूँ क्या हो जाएगा, VD2। और नीचे हमारे दोनों का मास वॉल्यूम क्या है, V+V। V ऊपर से कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा, D1 + D2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2V। V से V आपका कैंसिल हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, D1 + D2/2। D1 + D2/2। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रीज़न बीइंग ज़रूरी नहीं है आपके पास इक्वल वॉल्यूम के साथ है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इक्वल वॉल्यूम के साथ आ चुका है दैट मीन्स नेक्स्ट पेपर में आपको इक्वल मास के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेंसिटीज ही निकालनी है, आपके दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म हम साथ के साथ कवर करेंगे सो दैट आपको आने वाले पेपर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर क्वेश्चन में इक्वल वॉल्यूम की जगह अब क्या आ जाए, इक्वल मास आ जाए। अगेन फॉर्मूला हमारा वही है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन V1 और ऐसे D2 क्या हो जाएगा, मास अपॉन V2। अब टोटल डेंसिटी निकालनी है, टोटल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, अगर मुझे इधर से V1 की वैल्यू चाहिए, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M/D1 और इधर से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M/D2। क्या आ जाएगी, M/D2। मास तो हमारा टोटल M+M ही है, M+M। V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, M/D1 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M/D2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आपका 2M आ गया ऊपर। यहाँ अगर मैं M कॉमन ले लूँ क्या आ जाएगा, 1/D1 + 1/D2। M से M क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच गया, अकेला 2 बच गया। एक सेकेंड स्क्रीन इधर कर लेते हैं, हाँ जी दिख रही है ना, हाँ। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, D2 + D1/D1D2। इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2D1D2/D1 + D2। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। मतलब अगर आपके पास ये आ जाए, इक्वल मास के हिसाब से आ जाए तो आंसर ये होगा, अगर इक्वल वॉल्यूम के हिसाब से आ जाए तो आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ बैक करके वीडियो एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो किस फैक्टर से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो आपसे यही पूछा गया है कि डायरेक्टली प्रपोर्शन है, स्क्वायर है, अंडर रूट है या 1/4 पावर है। ये बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगर किसी ने 9th का साउंड चैप्टर भी पढ़ा है वहाँ पे भी आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है, नहीं तो +1 में भी हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर, गैसेज और प्रेशर वाले चैप्टर में, कि जो हमारा वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, γ/RT/m। γ/RT/m, वेयर गामा इज स्पेसिफिक रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। उसके बाद R आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, M आपका मास। तो अगर देखें V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T और अगर अंडर रूट हटाते हैं तो क्या आता है 1/2। तो मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। हिंदी में आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मैन है एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा है फ्रॉम अ बिग फोर्ट, वॉल्स फायर अ बुलेट। एक पर्सन खड़ा देते हैं यहाँ पे, पर्सन अ मैन स्टैंड्स, अगर हम देखें
एक बड़े किले की दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा एक आदमी एक गोली दागता है और 2 सेकंड बाद उस प्रतिनिधि सुनता है। मतलब यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, हमें नहीं पता कहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो बुलेट फायर करता है और उसको उसकी इको 2 सेकंड बाद सुनाई देती है। मतलब आपको फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स का इको। तो वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इको वाले चैप्टर में हमने लास्ट जब प्रीवियस ईयर किया था उसमें भी हमने देखा था डिस्टेंस 2d हो जाता है इन द केस ऑफ इको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में करूँ, टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड्स का दे रखा है, तो वैल्यू डाल दो टाइम की। 2 सेकेंड डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ, छोड़ दो। तो मतलब फर्स्ट लाइन के हिसाब से वेलोसिटी और डिस्टेंस आपका इक्वल हो गया। नाउ द मैन वॉक्स 85 मीटर टुवर्ड्स द वॉल। अब मैन जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ जहाँ पे भी मैन खड़ा था अब वो 85 मीटर आगे आ गया। अब क्या आ गया, 85 मीटर आगे आ गया। अब अगेन वो बुलेट फायर करता है, अब उसको इको 1.5 सेकेंड बाद सुनाई देती है। मतलब फॉर्मूला वही v का 2d/t। अब देखो टोटल डिस्टेंस पहले हमने d लिया था, अब वो 85 मीटर आगे आ गया। मतलब डिस्टेंस आपका टोटल कितना रह गया, d में से 85 कम हो गया, d में से आपका 85 क्या हो गया, कम हो गया। तो डिस्टेंस में आप क्या डालोगे, d-85। डिस्टेंस में क्या डालोगे, d-85। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 सेकेंड। पिछले पार्ट से हमने देखा था वेलोसिटी d के इक्वल है, तो यहाँ पे d लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d। तो हमने लिखा, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कटिंग कर लो, ये 4 पे गया, ये आपका 3 पे गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3d इज इक्वल्स टू 4d माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 340 और d उधर ले जाओगे तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 340 मीटर्स। पर क्वेश्चन में स्पीड पूछी और d और v इक्वल था। अगर डिस्टेंस 340 है तो आपकी स्पीड भी कितनी आ जाएगी, 340 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 340 मीटर पर सेकेंड। बाकी उन्होंने वेलोसिटी पूछी थी, ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे v ही रहने देते, इसे d की जगह v कर देते तो आपके पास डायरेक्ट आ जाता मीटर पर सेकेंड। बाकी एक ही बात है, d की वैल्यू इसमें पुट कर दो तब भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आज के लिए हम इतने ही करते हैं। आज हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, अराउंड 13 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में कर लिए। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो अगर अभी तक नहीं किया, सो दैट आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।